आई थिंक मैं लाफ्टर चैलेंज के इम्पैक्ट से भारी नहीं हुआ है आज तक। मेरे को सिर्फ याद है कि लाफ्टर चैलेंज के बाद मैं सिर्फ राजू श्रीवास्तव कॉपी कर रहा था। आदित्य आ रहे हैं, अब ये स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे और फिर आपने कबाड़ा कर दिया। पुराने कॉमेडियंस में कहावत चलती है, जो आइटम जिसके मुंह से हिट हो गया अब उसका है वो। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। मैंने आज तक कभी वो गजल लगा के फोन पे सुनी नहीं है, मेरे को याद है पूरी। जाकिर भाई, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवाइसेस है। कह रहे मुंबई आके पहले 6 महीने तुम्हारा स्ट्रगल पैसे कमाना नहीं हो सकता। और मैंने जाकिर भाई को देख के ही कॉमेडी करनी चालू करी। कह रहे एक शो बना रहा हूँ जिसमें शायरियां लिखनी है, फनी लिख देगा। ठीक है तो बताओ कब से चालू करना है? कह रहा अभी से। कह रहा 3 दिन बाद तो शूट करना है अपने को, और अपने को लिखने 150 शेर। हमने बनाया था खुद ही को हस्बैंड, खुद ही को वाइफ, वो वाला सलोना सजन है। मेरे को वो बहुत ही पसंद है। टेबल पे आज मेरे मेनू भी नहीं है। इतने लेवल ऑफ पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें नहीं, वो लोग नहीं ले रहे मुझे। लाफ्टर चैलेंज का नया सीजन बन रहा है और हम आपको लेना चाहते हैं। हम सुनते हैं ना पिक्चरों में कि ये एक पिक्चर इनको मिल रही थी, फिर इनको ये वाली पिक्चर से निकाल दिया गया, उसके बाद से ये कुछ नहीं कर पाए। उस टाइम पे ये होता था कि पहले आई लव यू बोल दिया, फिर बात करनी चालू करी। मेरी संगत इस तरह के लोगों से है कि हम मुझे मुश्किल लग रहा है। मैंने आपका क्या देखा है? पर्सनल सवाल है। अब मैं रेडी हूँ खुल के खेलने के लिए। एक मिनट यार, कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, फैन फाइनली ट्यून्ड। पहला 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 विद गोपाल दत्त। कुल्लू, शुरुआत तो ऐसे हो रही है कि मैं जिन को मैं जानता हूँ, जिन से मैं ऐसे पहले मिला हूँ, उनसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि पहली मुलाकात हमारी क्या थी? तेरे को याद है क्या? मेरे को अच्छे से याद है। मेरे को नहीं याद है। मैं बहुत ऐसे दिमाग पे जोर डाल रहा था। मेरे को बहुत अच्छे से याद है। क्या कैसे है, कहाँ है? तो ये भाई के घर पे हॉस्टल में जाकिर भाई के घर पे दोपहर के वक्त है जब मैं फर्जी मुशायरा वो लिखने लग गया था फुल टाइम। हाँ। और तब आप दिन में एक बार आए थे ऐसे ही हैंग आउट करने रैंडमली। हाँ। शायद मेरे को लगता है कि उसके मतलब शूट होने से पहले ही आ गए थे। तो हाँ। दिन में हमने खूब बातचीत चालू करी, खूब मजा आया हम लोगों को। हाँ, और तू ऐसे सो के उठ के आया था नीचे पैजामा में। तो भाई ने बोला एक लड़का इंदौर से आया, अच्छा लिखता है। नहीं, मैं भोपाल से आया था वैसे। हाँ सॉरी, हाँ बहुत सॉरी इंदौर। देखिए आप कितनी अच्छी दोस्ती है हमारी। यही साला भोपाल। नहीं, आप भी शिमला की बहुत कहानी सुनाते हैं। नैनीताल। नहीं। जबकि तूने भोपाल घुमाया भी है मुझे यार। यार। ये तो लेके घूमा हूं यार एक जगह यार, बताओ। हद हो गई, चाउमीन खिलाया हुआ। चाउमीन, हाँ। तो दिन में हम मिले थे और मैं तो फैन ही था इनका बहुत टाइम से। मतलब मैं तो AIB TV ऐप पे तो बड़ा ही हुआ हूँ ना। और भाई साहब हम तो फैन ही थे, तो मैं तो बात करके एकदम निकाल रहा था कि, और तब मुझे पता चला कि भाई ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे ऑन कैमरा करते हैं। तो और कैसे करेगा आदमी? नहीं, मतलब हाँ, मतलब इतना हरामी आदमी रियल में भी है, ये पता नहीं था। अरे यार, इन जेनजीज का क्या करूं मैं। एनीवेज, तो कुल्लू ये अपना पॉडकास्ट है पहला क्या बात है। तो पहला जैसा कि हम सब जानते हैं, वैसे तो ये बहुत सभी पूछते हैं, ऐसा कोई यूनिक नाम नहीं है, लेकिन पहला फिर भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट साहब। बहुत सारी चीजें, और खास तौर से हम जैसे लोगों के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं, बिल्कुल, चाहे शिमला हो, नैनीताल हो, इंदौर हो, भोपाल हो। हर क्वेश्चन में हम लोग शहर बदल लेंगे। फिर अभी जबलपुर जाएंगे, फिर कटरा, जम्मू। तो पहला है हमारा पॉडकास्ट। तो पहला में स्वागत है आदित्य कुलश्रेष्ठ का। ओ साहब, क्या बात है, ये नाम सुने हुए बहुत टाइम हो गया मुझे। वही, मैं शायद आज पहली बार ही लाइफ में तुझे आदित्य कुलश्रेष्ठ बोला है। वाह साहब वाह। तो आज हमारे साथ है दोस्तों आदित्य कुलश्रेष्ठ। एक बार जोरदार तालियां। वाह साहब वाह, क्या बात है, धन्यवाद। माहौल बन गया भाई, माहौल बन गया। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कुल्लू कि अगर ये सिनेमा हम देखें कुल्लू नाम का, तो पहली इमेजेस कौन सी हैं? सीपिया टोन में है या ब्लैक एंड व्हाइट में है या ईस्टमैन कलर में है? पहली इमेजेस क्या है? पहली इमेजेस हैं मध्य प्रदेश की गर्मी के 2003-2004 के दिन, और एकदम उसमें मैं दिन भर बैठ के टीवी देखता था। मैं दिन भर पिक्चर देखता था। तो मैं मतलब मेरे को याद है कि आई थिंक गदर मेरे कंप्यूटर में लोड हो गई थी, तब मेरी मम्मी ने कुंडली बनाने के लिए कंप्यूटर लिया था। और मैं मतलब स्कूल से आ जाता था तो 2-3 घंटे का स्कूल होता था, छोटा था, और गदर उसमें लोड थी। तो मैं दिन में 3-3 बार गदर देखता था। मतलब पूरी देखी, फिर तो मुझे मतलब दिन में 3 बार 3.5 घंटे की पिक्चर मैं पूरे टाइम गदर देखता था। और फिर उसके बाद इतना शौक हो गया मुझे, मैं सनी देओल जैसी वैसी पगड़ी बांध के घूमता था। फिर मैं 2005 में होगा 6-7-8 साल का, तब आ गया लाफ्टर चैलेंज। आई थिंक मैं लाफ्टर चैलेंज के इम्पैक्ट से भारी नहीं हुआ है आज तक। तो मतलब जो राजू श्रीवास्तव का इम्पैक्ट मेरे जीवन में था तब,
हाँ उससे मैं बाहर ही नहीं आ पाया आज तक, मतलब मैं अभी भी उसी खुमारी में रहता हूँ। तो आई थिंक वो पहला इंप्रेशन ऑफ कि भाई ये आर्ट फॉर्म, मतलब उसके पहले था कि गाने म्यूजिक व्यूजिक, लेकिन वो कुछ खुद कर नहीं पाता था मैं। मैं जब राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी करते हुए देखा, मैंने कहा भाई ये कुछ अलग ही चीज है, मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट। वाह। तो भाई साहब आई थिंक वो पहला एक तो मतलब दोनों ही कॉमेडी वाली चीजें बचपन में ही मिल गई, जो गदर और लाफ्टर चैलेंज। हाँ, मतलब तब तू भले ही सीरियसली ले रहा हो, आज तो हंसी आती है यार हैंड पंप उखड़ता हुआ देख यार के। नहीं यार यार अरशद तब ऐसा लगता था ना, तब तो आपको कि ये उखाड़ सकते हैं। मतलब सनी देओल ने वो एक सीन है जिसमें वो चिल्लाते हैं सिर्फ, मतलब हाँ कुछ भी नहीं है, हाँ चिल्लाते हैं और सामने वाले दौड़ जाते हैं। मैं कहा ये कैसी सुपर पावर है कि आप चिल्ला रहे हो सिर्फ बस। हाँ मतलब ये सोचने वाले का भी क्या है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ चिल्लाना है आपको बस, और हाँ सामने वाले तो डर के चले जाते हैं। हाँ। तो आई और थिंक थोड़ा कन्विंसिंग भी लगता है और वो कि सनी भाई देओल इस का आदमी की चिल्लाने पे ये आदमी पे डरता भागा है। जाना चाहिए। मतलब लाफ्टर चैलेंज तू कह रहा कि बिल्कुल ऐसा। लाफ्टर चैलेंज ने मेरे को पूरा पलट के रख दिया। मतलब जब तक मैं, मेरा लाफ्टर चैलेंज के पहले का जीवन मुझे याद भी नहीं है, बहुत कम। मेरे को सिर्फ याद है कि लाफ्टर चैलेंज के बाद मैं क्या कर रहा था, सिर्फ राजू श्रीवास्तव कॉपी कर रहा था जिंदगी भर। हैं? और मैं पूरे जोक है उनके, एक जोक है, मतलब मैं पूरे टाइम ये सुनाता रहता था कि वो एक ट्रेन में लोग चल रहे हैं, नीचे एक आंटी बैठी हुई है, ऊपर एक बुढ़े अंकल हैं। हाँ तो बार बार जो है वो बुढ़े अंकल उतर के जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, आंटी कहती है सर आपको चैन नहीं है? कह रहे मैडम चैन है लेकिन खुल नहीं रही है। मेरे को इतना मजा मुझे इतना मजा आता था, यार ये क्या जोक है यार, वाह। जबकि गुल्लू बहुत बेसिक जोक है यार। तो अब 2005 में तो मतलब होता ना, Correct, तो अब तो एसएमएस वगैरह के आने के बाद से हो गया, लेकिन तब तो भाई साहब बहुत। राजू श्रीवास्तव थे तो जीनियस, हाँ। उसमें कोई वो डाउट ही नहीं है। फिर उसके बाद प्रियदर्शन की पिक्चरें आने लगी थी, तो भाई साहब हेरा फेरी और अपना भागम भाग, दे दनादन, फिर हेरा फेरी, मैं फिर उसी जोन में चला गया। फिर मैं पूरे दिन भर यही सब करता था कि भाई राज पलादर ने कैसे बोला ये जोक, इनने क्या बोला ये जोक, तो मैं पूरे टाइम वही रहता था, हलचल हंगामा, हाँ दे दनादन, अपना तो पूरा वही। फिर कब लगा कि खुद भी जोक बना सकता है, और ऐसा पहला कोई जोक है जो तुझे लगा हो कि ये मैंने बनाया और ये मैं कर सकता हूँ? पहले जोक जो बनाया तो बहुत बाद में मैंने, मतलब उसके पहले मतलब बनाया तो जब मैं कॉमेडी प्रॉपर चालू करी 2016 में। उसके पहले राजू श्रीवास्तव, फिर उमर शरीफ, फिर दूसरा जो वेव आया मेरा, मतलब राजू श्रीवास्तव को 10 साल में पी गया पूरा, 2005 से 2015 तक। 2015 में मैं था 12th क्लास में, तब मैंने उमर शरीफ रीडिस्कवर किए। मतलब एक तो वो 90s में बकरा किस्तों में, उमर 2015 में मैंने उमर शरीफ रीडिस्कवर किए, जब वो कुछ टीवी चैनल्स पे आते थे, उनके एक दो इंटरव्यू देखे, मैंने कहा यार इनकी क्या फ्लो है यार जोक करने का। फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने उनके पुराने प्लेस देखे, पूरे बुड्ढा घर पे है और अपने बकरा किस्तों पे है, और ब्यूटी पार्लर करके प्ले है। ओहो, ब्यूटी पार्लर सिर्फ ये प्ले है कि वो सब लोग आके बस जोक्स कर रहे हैं। उसमें शकील आ रहे हैं जोक कर रहे हैं, रौफ लाला आ रहे हैं जोक कर रहे हैं, सब से आके अपने अपने जोक कर रहे हैं। और वो फिर मेरे को पता चला कि वो जो उमर शरीफ के पूरे प्लेस के जो जोक्स थे, वो ये सब पाकिस्तानी कॉमेडियंस आके लाफ्टर चैलेंज में करते थे। करेक्ट। रौफ लाला, शकील सिद्दीकी, इरफान मलिक, अली हसन, ये सब लोग वहीं के जोक्स करते थे। और उनकी वो फ्रेजिंग भी, उनका वो मतलब वो लोग इतना अलग तरह का कर रहे थे ना, जैसे उसमें वो एक प्ले में शकील को उमर शरीफ बोलते हैं अबे वो दोजक के एंटीने। तो मुझे लगा ये क्या इमेजिनेशन है यार कि दोजक का एंटीना है। भाई उसमें एक कैरेक्टर है ब्यूटी पार्लर में, सलमा जाफर ने, तो वो सेम कैरेक्टर्स होते थे लेडी औरतों के, और वो खतरनाक औरतें, मतलब एकदम डोमिनेंट औरतें होती थी। तो उनपे जोक्स उमर शरीफ कह रहे हैं कि मैं तेरी इज्जत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि तेरी पहली मूंछ मेरे सामने कटी है। अरे यार ये क्या जोक है यार, मतलब कौन सोच सकता है ये। एक और बहुत वाइल्ड, वो तो स्केच है वो बहुत ही बढ़िया, कि एक गली में उमर शरीफ खड़ा है और लड़कियां जा रही है, वो छेड़ रहा है। तो उसकी बीवी आ जाती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है सॉरी। तो उसकी कान पकड़ती है, बोलती है अब जो भी लड़की जाएगी तेरे को उसको देख के बोलना है सब माँ बहन है। तो एक लड़की जाती है, बोलती है बोल, तो बोलता है सब माँ बहन है। फिर दूसरी सब माँ बहन है। तो बीवी बोलती है बस ऐसे ही करना है। तो बीवी चली जाती है। तो अब एक बहुत हॉट लड़की आती है, उमर शरीफ ने सेम लाइन क्या परफॉर्म किया। एक हॉट लड़की आती है, उमर शरीफ कह रहे सब माँ बहन है। मैंने कहा यार ये क्या, वो लोग बहुत आगे निकल चुके थे। बहुत तगड़ी कॉमेडी थी वो, बहुत मजा आता था मुझे। तो मैं उमर शरीफ, फिर तो मैंने जब पहला जोक बनाया वो था 2016 में, जब कॉमेडी आ चुकी थी, जाकिर भाई आ चुके थे, पूरी न्यू एज स्टैंड अप कॉमेडी। मेरे हिसाब से अभी हाँ। आपके हिसाब से परसों की बात है अभी। हाँ, तो ये 2016 की बात है मेरे ख्याल से। तो वही तब ये था कि कॉमेडी थोड़ा सा खुल चुकी थी, एक हल्का नीश आर्ट फॉर्म
इंडिया में आ चुका है, जो अब अलग टाइप की कॉमेडी, क्योंकि मतलब ये कॉमेडी सर्कस और इसके बाद फिर गैप आ गया था बहुत साल का, कि तब फिर कॉमेडी मेन स्ट्रीम कॉमेडी हो नहीं रही थी। तो फिर ये जब नया वेव आया पूरा, जाकिर भाई, विपुल सर, अपूर्व गुप्ता, ये लोग सब तो इंटरनेट पे आप देख सकते थे, AIB। तो फिर ये आया, मैंने कहा कि फिर ओपन माइक्स होने चालू हो गए भोपाल में। पहला ओपन माइक हुआ भोपाल में, मैंने कहा भाई मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी है, मतलब करनी है। लेकिन कॉमेडी का ये है कि अगर आप बोल के गए हो कि आप स्टैंड अप, आप ऐसे अनाउंस हो गया आपका कि ये आदित्य आ रहे हैं, अब ये स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, और फिर आपने कबाड़ा कर दिया, तो बहुत बेइज्जती होगी। और भोपाल छोटे शहर में क्या वही लोग हैं, मतलब वही उतने ही 50 लोग हैं जिसमें आपको इज्जत भी चाहिए, और बेइज्जती हुई तो अगले 5 साल तक आपको कोई कुछ नहीं करे, आपका खेल, क्योंकि सबकी मेमोरी में वही है। हाँ, कबाड़ा। तो मैंने कहा यार मैं स्टैंड अप कॉमेडी नाम से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराऊंगा। मैंने कहा एक आर्ट फॉर्म है जिसमें पता नहीं लगता कि इज्जत हुई है, बेइज्जती हुई है, पोएट्री। पोएट्री में आप राइम करके निकल जाओ, मतलब उसमें आप अपना तो पढ़ के निकल जाओगे, हंस गए तो ठीक, नहीं तो वो इनको समझ नहीं आया। मैंने कहा भाई, मैंने तो लगाया कि मैं करूंगा पोएट्री, और मैं 2-3 ऐसे राइमिंग वाली कुछ लेके चला गया। लेकिन वो क्या हुआ, अब वो पहली बार भोपाल में ओपन माइक हुआ था 5 जून 2016, अच्छे से याद है मुझे। वाह, 5 जून 2016, और दोपहर 12 बजे से चालू ओपन माइक। और उसमें अब पहली बार जो है ऐसा कुछ हो रहा है न्यू एज के लोगों को, वरना कभी सम्मेलन होते थे या उस टाइप की चीजें होती, पहली बार न्यू एज एक प्रॉपर क्लब में हो रहा है वो, तो वो एकदम सब लोग तैयार होके आए। लेकिन भोपाल के लोगों में जितना आर्ट था, उनने कहा आज ही मौका है। अब कविता पढ़ रहे उसमें लोग 20-20 पन्नों की हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं, कुछ नहीं, और भाई 20-20 पन्नों की कविता, और बिल्कुल वो ड्रामा वाली कविताएं। तो वो लोग वैसे लिखते थे कि जोश में, कि बैठे बैठे चीन पे हमला कर दिया, और वो बिल्कुल वो वाला कि तोड़ देंगे बंदिशें समाज की, ये वो। तो 4 बज गए सुनते सुनते, अब ऑडियंस हो गई बिल्कुल फ्राई कि भाई यार हो गया यार, मतलब भाई गरीबी पे सुन ली कविता यार, भाई प्लीज यार। और मैंने कहा अब भाई, अब आया मेरा नंबर, तो मैंने कहा कि भाई कविता बाद में, मैंने कहा ये वो आपको रूम, मेरे को समझ आ गया कि रूम बिल्कुल एकदम पैक हो चुका है ड्रामा और इमोशन से, पक चुका है, एक बस सुई मारनी है। तो मैंने स्टेज पे जाके एकदम, मेरे को पहला जोक यही था मेरे, तो उस टाइम पे चल रहा था कि उस टाइम पे लोग बाग इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज्यादा ये इरोटिका पोएट्री लिखते थे। अच्छा, इंग्लिश में इरोटिका पोएट्री लिखते थे कि उसने हमको छुआ, ये हुआ, वो सब, ठीक है। हाँ। तो भाई मैंने कहा कि कैसी पोएट्री, हाँ 2015-16 में करते थे, ऐसे करते थे कि ही टच मी एंड हैपेंड दैट, वो तो प्रॉपर होता था। तो मैं बस स्टेज पे गया, मैं एकदम कुर्ता उर्ता पहना हुआ हूँ, मैं फोटो भी है, कुर्ता उर्ता पहना हुआ, और मैं जस्ट स्टेज पे जाके बोला, मैंने कहा दोस्तों आजकल ऐसी ऐसी कविताएं हो रही हैं, मेरे को पता चला है इरोटिका भी एक कविता हो रही है। पहले जमाना होता था कि अच्छी कविता पढ़ के आपके रोंगटे खड़े होते थे, बस ये इतना बेसिक जो, और मतलब मैंने अपने आप से वो देखा है कि वो पूरा फट गया ऑडियंस। मेरे पास अभी भी वीडियो इसका, पहला जोक मैंने बोला और ऑडियंस ऐसी होगी कि भाई इतनी देर बाद कुछ नॉर्मल बात सुनने को मिली है, तो हम आक्रोश में ही है पिछले 4 घंटे से। तो उनको बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने कहा कविता एक साइड में, जितने जोक्स लिख के गया था मैं सारे जोक्स कर दिए, और बिल्कुल ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स। तो मैं तब टोन भी एकदम भोपाली थी, मतलब मैं अभी ऐसे बोलता हूँ तो सोचो तब कैसे बोलता हूँ, मतलब तो एकदम बिल्कुल मजा आ गया, और बिल्कुल फुल वो पहला तू लिख के ले गया था। मैं जोक्स बहुत लिख के ले गया था, लेकिन मैं था कि भाई, और मैं उनपे भी वैसे वाले जोक्स लिख के गया था कि वहाँ जो फेमस परफॉर्मर्स हैं उन पे कुछ जोक 2-3 बोल दिए, और 4 घंटे जब वो कविता पढ़ रहा था मैं सोच रहा हूँ कि इनके पे ये टिप्पणी कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तो भाई साहब वो चल गया बहुत ज्यादा। और मेरे को वहीं से लोगों ने बोला कि आप परसों यहाँ भी आ जाओ, वहाँ भी आ जाओ। मेरे जोक्स हैं 3 मिनट के, लोग बुक कर रहे हैं 30-30 मिनट के लिए। तो फिर मैंने कहा लाओ उमर शरीफ। और मेरे को याद है सबके एक्ट्स ना बचपन से पूरे ले पूरे एक्ट शुरू में तूने जो है कुछ है ही नहीं, मटेरियल कुछ आते ही नहीं। तो एक्चुअली पुराने कॉमेडियंस देखो तो सब यही करते थे। पुराने कॉमेडियंस में पता है आपको कहावत क्या चलती है, कि जो आइटम जिसके मुंह से हिट हो गया अब उसका है वो। किसने लिखा कि कोई लेना देना नहीं, जिसके मुंह से हिट हुआ। पाकिस्तानी कॉमेडियंस में होता था ना कि वो लोग अब यहाँ आते थे, और भाई वो सब लोग सेम जोक्स पे ऑडिशन करते थे, कि सेम जोक 5 कॉमेडियन बोल रहे हैं, जिसके मुंह पे बेटर सूट कर गया अब से वो उसका एक्ट है। क्योंकि वो तो नाटकों में होते थे, उनके नाटक होते हैं ना, तो वो उनका किसी का उस पे कॉपीराइट नहीं है। नाटक में जैमिंग में किसी ने बोला कि ये करते हैं, एक कोई 2-4 राइटर होंगे, एक्टर ने कुछ इम्प्रोवाइज किया होगा, तो उनका वो ये मैं कोई बढ़िया
लगता है कि जिसके मुंह से हिट हो गया अब उसका जोक है ये। हाँ, तो पहले ऐसे ही होता था। फिर धीरे-धीरे करके मटेरियल बनाया, फिर सीखा कि एक्चुअली मटेरियल बनाया कैसे जाता है, क्या होता है, फिर उसके बाद वहाँ से चालू हो गया। तो वो पहला ओह! ओपन माइक वो था भाई, वो गजब का ओपन माइक था, मेरे पास वीडियो भी है आज तक उसका। हाँ? ओहो भाई वाह! मजेदार। वैसा रिस्पॉन्स तो मेरे को शायद नहीं मिला बाद में फिर। मतलब इससे ये भी पता चलता है कि एक टेक्नीक ये भी है कि पहले 2-3 घंटे पका दो और ऑडियंस को, उसके बाद जाओ, है ना? कि उनको लगा कि भाई कोई नॉर्मल बात कोई करने वाला तो आया है यार, वरना तो हम भाई बिल्कुल मतलब हाँ, हाँ। जैसे मैं बहुत सारे इस तरह की फ़िल्म्स की स्क्रीनिंग में जाता हूँ ना कि ये मुझको लेके गए एक दिन, मैंने इनको बोला गोपाल जी मुझे भी कहीं ले आए कि ये शॉर्ट में नया-नया मुंबई आता तो कह रहे चलते को शॉर्ट फिल्म दिखाता हूँ एक। शाम को स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद मुझसे आके कह रहे हैं, क्यों कुल्लू और देखेगा शॉर्ट फिल्म आज के बाद? मैं कहा, नहीं देखूंगा। क्योंकि उसके खत्म होने के बाद सब लोग सन ऐसे ऐसे रहते हैं कि और इसमें कोई आके कोई मजेदार बात हाँ, कर रहा है तो हल्के आज से एकदम नॉर्मल होता है कि कि जिंदगी लोगों को इतनी लगता है जिंदगी सांस आई है। जिंदगी इतनी खराब भी नहीं है। क्या दिखा रहा है यार? ओहो, तो हाँ, बहुत तो सही। भाई पहला तो ओपन माइक ये था भाई ओपन माइक फिर वहां से तू बिल्ड करता वहां गया। से फिर भोपाल में ऐसा हो गया कि वो आर्ट फॉर्म एक ही आदमी करता था, मैं कि इसी आदमी को आता है ये करना, तो मेरे को हर जगह बुला लेते थे वो, जहाँ बोलो आप वहाँ बुला लेते थे, तो मैं सब जगह चला भी जाता था। फिर सही। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग आर्ट फॉर्म है, थोड़ा सीखना पड़ेगा इसको, तो फिर सीखे। पहला मेंटोर कौन है जिसने थोड़ा रास्ता दिखाया? जाकिर भाई, मतलब जाकिर भाई। विदाउट एनी डाउट। ओके। मेरे को अच्छे से याद है 2016 में जाकिर भाई नवंबर में आए थे भोपाल, तब मैं जस्ट कॉमेडी करनी चालू करी थी, और मैंने जाकिर भाई को देख के ही कॉमेडी करनी चालू करी है। मतलब फर्स्ट राजू श्रीवास्तव वाज द फर्स्ट पुश, फिर उमर शरीफ, फिर जाकिर भाई वाज द लाइक फाइनल की ओके दिस इज द आर्ट फॉर्म आई वांट टू डू। जाकिर भाई जो कर रहे हैं स्टेज पे, मैं क्योंकि उससे पहले सब इंग्लिश करते थे, तो मेरी इंग्लिश भाई, इंग्लिश आदमी इंटरव्यू में नहीं बोल पा रहा तो स्टैंड अप में क्या बोलेगा? मतलब हम इंटरव्यू में कोई पूछे, वाइवा में नहीं बोल पा रहे जिसमें नंबर मिल रहे हैं, तो हम स्टैंड अप तो क्या ही इंग्लिश में करेंगे। मैं देखता था रोहन भाई वगैरह, ये लोग इंग्लिश में सोच लेते हैं, मैं ये हमारे लिए हमको सोच के इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ये सोचते इंग्लिश में। तो जाकिर भाई ने जब मेरा जाकिर भाई के वो उनका फेमस वीडियो से पहले उनके कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोज आए थे, तो मैं कहा ये करना है, एग्जैक्टली यही करना है जो ये कर रहे हैं। और भाई वही है कि मैं कहा पसंद आ गया। फिर जाकिर भाई आए भोपाल, 23 नवंबर 2016 का ही शो था उनका, हाँ अच्छे से याद है मुझे। और मैं अपने कॉलेज से भाग के, मेरे कॉलेज में वो चल रहा था, कल्चरल फेस्ट चल रहा था, तो मैं उसमें कुछ कुछ कर रहा था, और मैं वहाँ से, ठंड के दिन है, नवंबर की भोपाल की ठंड, और वहाँ पे मेरा एक बड़ा अच्छा जैकेट होता था जो बहुत पहनता था मैं, वो छूट गया वहाँ पे, और मेरे पास कुछ पहनने का नहीं सर्दी में। फिर भी मेरे को इतना जाकिर भाई को देखने की दीवानगी थी कि मैं वहाँ से आया, हम लोग हमने शो देखा जाकिर भाई का, हक से सिंगल, तब वो टूर कर रहे थे, बढ़िया फनी शो, मजा आ गया। और पहली बार आप देख रहे हो, और वो जो शो हो रहा था वो मेरे स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा था, अच्छा, जहाँ मैं पढ़ा हूँ बचपन, तो मेरे को वो पूरा चप्पा चप्पा मालूम है। तो मैं कुछ कुछ कर कुरा के इधर उधर सीढ़ी वीढ़ी से मैं ग्रीन रूम पहुंच गया। ग्रीन रूम हाँ, ग्रीन रूम पहुंच गया। ओह, और मैं था कि कुछ भी करके मिलना ही था हाँ, से। हाँ, और मेरे को अच्छे से गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। जाकिर भाई जो अभी भी हैं वो तब भी वैसे ही थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का देख रहा है, तो उन्होंने, बाकी लोग होते हैं कि कौन देख रहा है इसको, निकालो। जाकिर ने कहा अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर। जाकिर भाई ने अंदर बुला लिया, और भाई मैं इतना स्टार स्ट्रक और इतना बिल्कुल वो, मैंने कहा भाई क्या हाल चाल है, ऐसे वैसे। भाई ने अच्छे से बात करी, क्या कर रहा है ये वो, अच्छा। उसके बाद बातचीत हो गई, फोटो खिंचा ली, उन्होंने बोला करते रहो ऐसा वैसा। उसके बाद जाकिर भाई हर 6 महीने में मेरे को फोन करते थे कि सही कर रहा है तू, करते रहे। मतलब मैं सिर्फ इंटरनेट पे कंटेंट वॉन्टेंट डालता रहता था, ये वो करता रहता था, और उनका कोई लेन देन नहीं मेरे से। वो सिर्फ 6 महीने में ऐसे फोन करते थे मेरे को कि नहीं नहीं तेरा ये वीडियो था, सही था, करते रहे, वाह, हिम्मत नहीं आना, करते रहो बस ये। और फिर फिर मेरी थोड़ी बातचीत होने लगी, फिर थोड़ा रेडियो में काम चला, तो मैं ओपन करने लगा। तो मैंने जाकिर भाई को बोला कि मैं मुंबई आने की सोच रहा हूँ, तो उनने मेरे को बोला कि नहीं, इतने अनप्रिपेयर्ड नहीं आना है मुंबई, कि अभी आओगे तो घबरा जाओगे मुंबई में, एक तो पैसे जमा करके आओ, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवाइसेस है। करेक्ट। मुंबई में आके पहले 6 महीने तुम्हारा स्ट्रगल पैसे कमाना नहीं हो सकता। पहले 6 महीने तुमको अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, तुमको अच्छा काम करना पड़ेगा, वो काम करना चाहिए जो तुमको चाहिए। तुम अगर पैसे कमाने के लिए मुंबई आओगे तो फिर तुम वो पैसे कमाने वाले ही काम करते रहोगे, और वो काम बहुत है मुंबई में। मुंबई में अगर आप वो वाला काम करने जाओ कि जिससे पैसे मिल जाए, तो आप फिर तो 10 चीजें, हाँ, मतलब उतना ही आप कमा पाओगे, सर्वाइव। तो उन्होंने बोला पहले तो पैसे इकट्ठा करके आइए आप, ठीक है। दूसरी बात, प्रिपेयर हो गया आइए, मतलब जब तुमको लगा अभी सही टाइम नहीं है। तो उन्होंने मेरे को आने नहीं दिया बहुत टाइम तक। वाह। उन्होंने बोला जब प्रिपरेशन हो जाएगी तुमको लगे। इसलिए जब मैं बॉम्बे आया तो एकदम से काम चल गया, कि मैं 6 साल से पूरा तपा के आ रहा था अपने आप को, मैं हो चुका था मेरा, अब कि अब मैं एकदम डेस्परेट था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। वाह। तो वो जाकिर भाई हैज बीन लाइक प्रॉपर मेंटर। वो तो एक एक चीज अभी भी वही बताते रहते हैं, एक एक चीज। और बहुत
लकी होते हैं ऐसे अरे लोग, ऐसे मेंटोर मिल जाना। मतलब ये दोनों ही जाकिर भाई, तन्मय भाई, तन्मय दोनों ही भाई, भाई हाँ, ऐसे दोनों करेक्ट। तरफ से मुझे घसीटते रहते हैं कि इधर आओ ये काम करो। तो आई बहुत थिंक सही, जाकिर भाई हैज बहुत बीन सही। द बेस्ट मेंटर। हाँ तो जैसा कि सबको पता है, तू बहुत पढ़ता लिखता भी है, हाँ बहुत हाँ। सारे शेर मुँह ज़बानी याद है। तो कैसे लिटरेचर से पहला कैसे सांप का पढ़ा? ये लिटरेचर से घर पे बहुत ज़्यादा माहौल है पढ़ने का, ठीक है? घर पे हाँ, बहुत ज़्यादा माहौल है और मतलब भोपाल में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है, हाँ। तो वो मेरे अंकल ने ही बनाया है, उसको वो किया है। तो मैं लिटरली मतलब उस संग्रहालय में खेला हूँ दिन में बचपन में, और मेरे को कुछ नहीं ओह! मालूम कि क्या कविता है ये वो, और मेरे को बहुत ही बचपन में, क्योंकि वो है ना कि आपके अराउंड सब लोग पढ़ रहे हैं, हुँ, तो आपको है कि इसके अलावा कुछ बताओ यार मुझे। तो मुझे बिल्कुल साहित्य पसंद नहीं आता था, ना लिटरेचर, ना हुँ, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बचपन की बात है, मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मैं प्रांगण में खेल रहा हूँ हाँ, और कविता पाठ हो रहा है दुष्यंत कुमार जी का, हाँ। और कोई एक इंसान है वो कविता पढ़ रहा है कि जो गज़ल ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, वही आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छी गज़ल है हाँ, उनकी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात है? ये कैसे ओढ़ लेगा गज़ल? मैं कह रहा हूँ ये क्या है? और लोग बाग एकदम तालियां बजा रहे हैं कि यार क्या गजल है ये, वो कैसे आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? मैं कहा, हाँ। नहीं नहीं हो सकता यार। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या बात है यार? तो हाँ, मुझे उसका इम्पैक्ट समझ नहीं आता था कि यार ये इतनी ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है हाँ, इसमें? इसमें क्या हाँ, इतना लोग और एन्जॉय मेरे कर घर में रहे हैं? मेरी मम्मी ऐसी मोटे मोटे उपन्यास पढ़ रही हैं कालिदास के, और मेरी बहन भी इतने मोटे मोटे उपन्यास पढ़ रही सिडनी शेल्डन के, और मैं कह रहा हूँ यार ये क्या बोर, दिन भर किताब लेके बैठे रहते हैं मेरे पास, मेरे स्कूल की किताब। मैं तो, और मैं क्रिकेट का शौकीन था, तो मैं, हाँ, मेरा पूरा क्रिकेट और कॉमेडी 2 ही चीज़ों में शौक था मेरा, इधर कोई शौक नहीं था। फिर धीरे-धीरे जब बड़ा हुआ तो मेरे को शायरी बहुत ज़्यादा, कुमार विशाल हिट हो गए। तो हुँ, कुमार विशाल ने वो अपनी उनकी कविता, मेरे को लगा यार ये बढ़िया चीज़ है, वहाँ से फिर और डिस्कवर किए। तो हुँ, फिर पता चला कि भाई दुष्यंत कुमार को और पढ़ो ज़रा, थोड़ा, थोड़ा हुँ, बड़े हो के आपको इमोशन समझ आते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं हुँ, एक्चुअली। तो बचपन से पूरा वो बेस बना हुआ था। फिर जब हुँ, बड़ा हुआ तो इसलिए मेरे को एकदम से ज़्यादा टाइम नहीं लगा वो ग्रास्प करने का, क्योंकि पहले से बेस बना हुआ था कि मतलब मेरे को इतनी गज़लें, मतलब मेरे को अच्छे से याद है मैं 3-4 साल का होता था और मैं गज़लें ऐसे बोलते हुए चलता रहता था, क्योंकि मेरे घर पे पूरे टाइम बजती रहती थी। क्योंकि मम्मी को हुँ, बहुत शौक है गज़लों का, मेहंदी करेक्ट। मेहंदी सन, और और पढ़ने का भी बहुत पढ़ने का भी शौक है। शौक है। तो गज़लें का तो वहाँ से लिटरेचर, उर्दू शायरी का तो वो है कि वो मेरे दिमाग में, मेरे को कितना बड़े होके मेरे को अभी कुछ-कुछ गज़लें मैं सुनता हूँ, मेरे को पूरी याद है। जबकि मैंने कभी होश में वो सुनी नहीं है। हुँ, मेरे वो बचपन से सबकॉन्शियस में है। दिमाग में इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। मैंने आज तक कभी वो गज़ल लगा के फ़ोन पे सुनी नहीं है। मेरे को याद है पूरी। सही मैं है। तो बंजारा हूँ और कहाँ जाऊँगा, वो गज़ल है पूरी। हाँ, हाँ। फिर ये कैसे हुआ? पढ़ने मुंबई का आना कैसे हुआ? मुंबई आना ऐसा हुआ कि पैसे खत्म हो गए थे तो नहीं, पहली बार तभी आया था क्या मैं जब तभी आया था, मैं ओह! जब हम दूसरा-तीसरा दिन मिले था थे? हाँ, दूसरा-तीसरा दिन था बॉम्बे में। तो ओह! मैं आते से ही ऐसी संगत मिल गई मेरे को पता लगा कि अब काम खराब ही है। नहीं, तो मतलब मेरा था कि मैं रेडियो कर रहा था 3 साल हुँ, और कॉमेडी चालू कर दी थी। बट कॉमेडी एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि उसमें मतलब बहुत अप एंड डाउन है कि किसी हुँ, साल आपके जोक्स चलते हैं, किसी साल आपको नहीं अच्छा रहा होता। आप हुँ, रीडिस्कवर कर रहे हो तो बार-बार कि अब मैं पहले जो बातें करता था, क्योंकि बात करने का काम है ना, हुँ, तो हमेशा तो इंटरेस्टिंग बातें आपके पास नहीं रहती। तो मेरा वो थोड़ा डिप सा आ गया था, मेरे को लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, और फिर कोविड आ गया था तो मैं मतलब फँस गया था भोपाल में। हुँ, फिर मैंने एक वीडियो कंपनी, एक मतलब यूट्यूब चैनल में मैंने एज़ अ राइटर जॉइन कर लिया। तो मैं अच्छा, वहाँ वीडियोज़ लिखता था फ़नी-फ़नी, तो वहाँ से थोड़ा-सा राइटिंग का भी कीड़ा आ गया कि हाँ, ये एक्चुअली आई कैन, मतलब मैं एक गैग बना सकता हूँ। मतलब अगर हुँ, 3-4 लोगों का गैग है तो आई कैन राइट दैट गैग। हुँ, तो मैं वो बनाता था। फिर मेरे पास कुछ नहीं था। मैं कहा कि अब बोर हो चुका हूँ, क्योंकि छोटे शहर में ऐसा होता है ना, भोपाल, इंदौर सब सेम शहर है। हाँ, तो एक टाइम बाद एज़ अ क्रिएटिविटी आपका खत्म हो जाता है काम, कि आपको क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिलनी ही बंद हो जाती है। हुँ, कि आप, वो लोग भी वही हैं कि मतलब आप जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसने सेम स्कूल में गया है या सेम लोकल लोकेलिटी में बड़ा हुआ है। करेक्ट, उसने टीवी पे सेम चीज़ें देखी हैं, उसने खाई सेम चीज़ें हैं, उसने जीवन उसका सेम है। तो कोई बात करने को नई बात ही नहीं है। हुँ, मैं मुंबई आया, मैंने कहा भाई लोगों के पास क्या अलग-अलग बातें करने के लिए। हम करेक्ट। लोग वहाँ वही बातें कर रहे हैं, दाल-बाटी और ये और सबके एक्सपीरियंसेस अलग-अलग हैं। अलग हैं। वहाँ सबका एक्सपीरियंस शेयर्ड सेम है। है, हाँ, वही मूवीज़ भी सेम देखी हैं बचपन हाँ, में, टीवीज़ भी वही सेम देखे हैं, तो वो मेरे को हुँ, लगा कि बहुत मेरा वो हो गया था। तो मेरे पास कुछ जॉब वॉब नहीं थी, मैं बॉम्बे आ गया। मैंने कहा भाई, मैं वो सुनाता भी था कहानी में, मैं बॉम्बे आया, मैंने कहा एक बार मिलता हूँ लोगों से, सबसे मिलता हूँ, क्या क्या मिल हुँ, सकता है काम में। तो हुँ, जाके वैसे मिलने चला गया। हुँ, तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं कर रहा। कह रहा है एक शो बना रहा हूँ हुँ, जिसमें शायरियाँ लिखनी है, फ़नी, लिख देगा? हुँ, मैं कहा लिख दूँगा। तो मैं हॉस्टल में रह रहा था मरोल में। हुँ, तो चला गया मरोल, रात में 10 शेर लिखे हुँ, और अगले दिन आके मैंने भाई को सुनाया, भाई ने बोला वो डन।
तो ये तू लिख रहा है शो? मैंने कहा ठीक है, तो बताओ कब से चालू करना है? कह रहा अभी से। कह रहा 3 दिन बाद तो शूट करना है अपने को, और अपने को लिखने हैं 150 शेर। हाँ। भाई तो वहां से वो फर्जी मुशायरा लिखा, फिर हम फर्जी मुशायरे में जो हमने मचाया। फर्जी मुशायरा लिखते हुए दोस्तों इतना मजा हमने किया है, ओ हो, हम मर जाते थे हंस हंस के। दीवारों में सर मारते थे हम लोग कि भाई क्या मजा आ गया ये। वो मतलब उतना मजा मैंने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं किया जितना फर्जी मुशायरा लिखने में, उसको शूट करने में। हाँ। और हम लोग पूरे टाइम 24 घंटे 24 साथ में ही वहीं रहते थे, हॉस्टल में ही हाँ। रहते थे। और वो होता था मैथ्स का इक्वेशन, वो मतलब जैसे गेम, एक्स की वैल्यू गेम। निकालने जैसा होता था गेम वो। कि हम लोग सब लोग इन्वॉल्व कर लेते थे कि इसमें राइमिंग निकालो चौथे में कुछ। जैसे वो मामा जी वो आए जब असम हमने से। जोक मामा जी फाड़ देंगे, कल ही आए असम से। ये कोई राइमिंग नहीं है। जैसे वो वाला जब हमने बनाया था, कौन सा? मर गए थे हम वो कि खुद ही को हस्बैंड, खुद ही को वाइफ। ऐसे बहुत है वो वाला सलोना सजन है, बहुत सलोना सारे। सजन है। नहीं, वो मेरे को वो बहुत ही पसंद है ये टेबल पे वाला। आज मेरे मेनू भी नहीं है। नहीं नहीं, फिर? ये वाला अपना वो भी हो गया है प्रोग्रेसिव। अच्छा। क्या है, तेरे को याद होगा सुना। उतर नहीं रही है बात ये हलक से, हाँ, सुनानी है इसलिए तुझे बात ये अलग अलग से। उतर नहीं रही बात ये हलक से, सुनानी है तुझे ये बात अलग से। अपना जौनपुर भी हो गया है बहुत मॉडर्न। प्रोग्रेसिव। अपना जौनपुर भी हो गया है बहुत प्रोग्रेसिव। देख रूबीना की शादी हो रही है पलक से। इसमें इतने लेवल ऑफ पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें। अरे यार, वो ये कुछ कुछ बनाते थे। अब ये क्या तो 2-3 दिन हम हंसते रहे अरे थे बाप इस रे शेर के बाप, बाद। हाँ। यार, बाप रे। वो कि खुद ही को हस्बैंड क्या था वो एक आंसर? बिना ऑडियंस के इंस्टा लाइव करता हूँ, तन्हाई में खुद ही को हाई फाइव करता हूँ, लगाता हूँ लिपस्टिक बिंदी आधी आधी रातों को, खुद ही को हस्बैंड करता हूँ, खुद ही को वाइफ करता अरे यार। ओहो। और हम लोग हो चुका था कि 500 शेर हो चुके हैं ना, अब सारी राइमिंग खत्म हो चुकी है। अब जितने उठाने थे असली वालों के, ये वो कि भाई गाने वाने सब हमने सब कि प्यार ओह। मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मैं मुंह धो के आऊंगा तो शर्माओगी, ये सब करते भाई बहुत मजा आता था भाई। और दिल तेरा जब टूटूगा तो जगत नाम था मेरा, तूने क्यों कर दिया जग्गूदा। जग्गू, जग्गूदा जब तेरा दिल टूटूगा तो पता लगूगा। अरे यार, वो भाई बहुत बहुत मजा आता था क्रेजी भाई, टाइम था यार। बहुत। आई थिंक वी शुड, आई मीन हमको फिर से जाकिर भाई प्लीज करना चाहिए। हम लोगों को hopefully। अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए करना चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं एक साथ इतना कभी हंसा हूँ। भाई 3-4 दिन या जो भी एक हफ्ता हमने वो लिखने में लगाया। पागल हो जाते थे दिन ओह। भर, हमारा दिमाग ही वैसे चलने लगता था। गाड़ियों में हम वही कर रहे होते थे। ओह, अरे रे रे, खैर इस बहुत। पे तो हम पूरा हाँ पूरा फर्जी में जा रहे थे। और मुझे तो पूरे याद है क्योंकि जाकिर भाई 25 बार पढ़वाते थे। जो जाकिर भाई मतलब वो ऐसे करते थे जैसे क्रॉकरी रखते ना मेहमानों के लिए कि जरा उनके- पढ़ना। उनके घर में कोई भी आ रहा है, डिलीवरी वाला, अरे कुल्लू इसको पढ़ के सुना वो वाला। क्या भाई कोई उनका टेस्ट करने का तरीका ये था कि कोई भी आए, अरे कुल्लू वो वाला सुना वो वाला। अच्छा उसमें ये है कि अब कुछ कुछ घटिया शेर भी हैं, तो उसमें आप फ्लॉप हो रहे हो तो हाँ हाँ लिख रहा है, अभी कोशिश कर रहा है। ओ, बहुत ही फन हाँ, टाइम था यार वो। हमको बहुत दोबारा मजा आया, करना चाहिए, बहुत मजा करना आया। ही चाहिए, करना ही मतलब, चाहिए भाई। है ना? प्लीज हाँ। गाइस कमेंट में स्पैम कर दीजिए, जाकिर भाई के डीएम स्पैम्स कर दीजिए कि भाई फर्जी मुशायरा लेके आइए सीजन 2। हाँ, करेक्ट। सीजन 3 2 तो हमने ला दिया था। हाँ। तो उसके बाद बॉम्बे में कैसे शुरू हुआ तो फर्जी मुशायरा चल गया, हाँ। तो एक स्कैम चल गया कि मैं अच्छा राइटर हूँ। हाँ। तो लोगों को लगने लगा हाँ। कि भाई साहब ये ठीक लिख लेता है। हाँ। तो मेरे को बहुत सारे ब्रांड वीडियोस और ये सब चीजें लिखने का मिल गया मामला, मिलने लगा। हाँ। और फर्जी मुशायरा पे मैं मिल गया तन्मय भाई से। तन्मय भाई भी अपने कविता पढ़ रहे थे, तो उनको मजा आ गया। हम लोग जो मतलब ऑफ कैमरा जो मस्ती करते थे पूरी वो, करेक्ट। और उन्होंने एक व्लॉग बनाया था उस दिन अपना मस्ती करते हुए का। तो वो व्लॉग इंटरनेट पे चल गया, और व्लॉग में मैं भी कर रहा हूँ बीच में कुछ कुछ जोक, हाँ, तो हाँ। तो कमेंट्स आने लगे कि यार ये बढ़िया बंदा है, कौन है ये बंदा, ऐसा वैसा। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे रिएक्ट वीडियोस पे आ जा, और रिएक्ट वीडियोस तब चल रहे थे दबा के। तो मैं वहां गया, तो वहां पे लोगों को, क्योंकि ये लोग सब इंग्लिश में बात करते थे, रोहन भाई, तन्मय भाई, उस टाइम पे विशाल भाई, ये लोग सब इंग्लिश जोक्स करते थे। मैं जाके हिंदी में जोक्स किए वहां पे। करेक्ट। तो बहुत वो मतलब ऐसे अजय देवगन वाली ऑडियंस कि ये हमारा आदमी है। तो तब से वो चिपक गया। हाँ। और फिर तब से काम चल रहा है। फिर तूने यहाँ भी ओपन माइक या जो यहाँ तो कॉमेडी कर ही रहा था, comedy। कॉमेडी बेसिक तो चली रही थी, हाँ। तो यहाँ पे भी करने चालू करी। फिर तन्मय भाई के पास से टिकट्स बहुत ज्यादा बिकने लगे, हाँ। तो फिर ढंग से करी। अब हवा का झोंका मोमेंट पावर्ड बाय क्रॉम्पटन फैंस, क्योंकि तन्मय भाई के व्लॉग से पॉपुलैरिटी आने लगी। हाँ, हाँ। फर्जी मुशायरा भी हिट हो गया। हाँ, तो हाँ। पहला वो मोमेंट कब था जब लगा कि
मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, अब हो गया हूँ। आई थिंक तन्मय रिएक्ट्स के कुछ एपिसोड बहुत ज़्यादा फट गए थे और मेरे को अच्छे से याद है हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे एक बार। हाँ, वो जब विशाल भाई और हम लोग सब हाँ, गए हम थे। तीनों साथ हम में। तीनों साथ में गए थे तो पहली बार मैंने ऐसे देखा कि भाई दिल्ली में भी लोग बाग हम सीपी में घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। हाँ, तब मैंने पहली बार देखा कि लोग रोक-रोक के बात कर रहे हैं हाँ, और मतलब वो और नाम लेके बुला रहे हैं, नाम कुल्लू, लेके हाँ, कुल्लू। हाँ। और आपको तो पता ही है हम लोगों से लोग आधी कन्वर्सेशन में मिलते हैं कि मतलब आधी कन्वर्सेशन घर से करके आ चुके हैं हमारे बारे में क्योंकि वो इतना देख चुके हैं कि करेक्ट। अगर आप रेगुलरली कंटेंट डालते हो तो वो लोग अपनी कन्वर्सेशन कर चुके हैं। तो वो आके ऐसे ही मिलते हैं क्या हाल? वाह जबलपुर देखा आपका। देखा हम लोग लिफ्ट में थे तो अब वो लोग हैं तो अब गोपाल जी ने इतना काम किया हुआ ना कि अब वो जैसे जावेद साहब का वो कोट है कि लोग बाग ना वो अपने दिमाग कबाड़ के खाने कबाड़ में। खाने में वो सेम जगह 10 चीज डाल देते हैं तो अब उनके पास मेमोरी है लेकिन अब वो कबाड़ में मिल नहीं रहा कि एग्जैक्टली कहाँ देखा है। तो अब वो कह रहे हैं गोपाल जी आपको हमने पॉकेट एसेस में देखा है। नहीं डाइस मीडिया में। गोपाल जी कह रहे हैं नहीं वो लोग नहीं ले रहे मुझे। अच्छा ये भी ऐसे ही ये बताते ही नहीं है। तू खेलते रहे अपना, तू जब सही पकड़े तब बता देना मुझे। मेरे साथ सबसे बुरा वाला वो हुआ है कि एक बंदा आया और बोला कि मैंने आपका क्या देखा है? मैंने कहा भाई ये क्या सवाल है? पर्सनल सवाल है। मतलब मुझे नहीं पता तुमने क्या देख लिया है। मैंने आपका क्या देखा है? मेरे भाई साहब बहुत हाँ, बढ़िया। तो तो ये फिर हाँ ये हाँ, मतलब वो पहला मेरे को लगता है अच्छे से मेरे को मेमोरी जो है हाँ, कि ऐसे तो भोपाल में तो थोड़ी बेसिक पॉपुलैरिटी जो आरजे से भी थी और इससे भी थी कि लोग पहचानते हैं, बात करते हैं, कमेंट आते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो सब था। लेकिन मेरे को लगता है कि तन्मय रिएक्ट्स के कुछ 2 महीने तन्मय रिएक्ट्स में आने के बाद एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी और उस टाइम में मैं बैंगलोर शो में डाला तो मतलब वो ऐसा था कि जो शो डाल रहा हूँ बिक जा रहा है कि 300 सीटर ले भाई और उसके बाद दोपहर में 3 बजे आएगी यार 200 सीटर और डाल देते हैं प्रोड्यूसर का। मैंने कहा यार 200 लोग कहाँ 2 घंटे में आएंगे, वो करा 1 घंटे में बिक गया। तो वाह, वो तब वो पहला टूर जो था मेरा वो कि पहला टूर बैंगलोर का गया तो बैंगलोर सबसे मेरे को तब पता नहीं था मेरा पहला बड़ा टूर था। हाँ, बैंगलोर सबसे अच्छी सिटी है हाँ, देश में कॉमेडी परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट, बैंगलोर से अच्छा आप कहीं पे आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो पहले दिन बैंगलोर किया मैंने कहा भाई ये लोग बाग गिफ्ट लेके आ रहे हैं और केक बना के ला रहे हैं और मतलब तब तक नया नया वो था तो मेरे को लगा यही होता है हर शो में ऐसा ही होना चाहिए। और उसके अगले दिन शो था भुवनेश्वर में। तो अब जो इंसान आ रहा है स्टेज पे फोटो खिंचाने मैं कह रहा हूँ गिफ्ट कहाँ है तुम्हारा? तो वो मतलब वो आई थिंक हम लोग साथ में ही थे जब वो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ओके मतलब जैसे आप इनके साथ घूमते हो तो आप मोस्टली 90% लोग इनको ही पहचानते हैं ना। तो ऐसा था कि अच्छा नहीं वो बोल रहे नहीं आप भी आ जाइए। हाँ, वो वाला तो मतलब ऐसा झटका नहीं था, ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे था धीरे मेरा धीरे। सारा चीज ग्रेजुअली हुई है, हाँ, झटके वाला काम ही नहीं है, ठीक है। हलाल ही है। तो वो जो फाइन ट्यूनिंग होती है धीरे हाँ धीरे हाँ आप अपनी पर्सनैलिटी में भी फाइन ट्यूनिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या तूने किया? क्योंकि अब पुराने फोटो देखो और अभी हाँ का हाँ कुल्लू देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो वो फाइन ट्यूनिंग मोमेंट क्या था? आसमान पाताल का। नहीं तो फाइन ट्यूनिंग वही होती है कि आप सीखते हो चीज़ों से, लोगों के साथ आप मतलब आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहते हो कि देखते हो कि भाई ये कैसे ऑपरेट करते हैं सेम तरह से। मतलब या तो हम तो अच्छे में सोचते थे कि पैसा आएगा तो अमीर हो जाए, पैसा आएगा तो अच्छे दिखने लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक पैसे इज नॉट द ओनली थिंग। करेक्ट, तो आप धीरे धीरे सीखते हो कि भाई आप कैसे दिखते हो। और ओवरऑल मेरे को वो भी लगता है कि अगर आपका काम वाम चल रहा होता है तो आप वैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो चीज़ों के बारे में। करेक्ट, कि जैसे आप मेरे को इंदौर वाले फेस में देखोगे मेरे तो मैं अच्छे कपड़े भी पहन रहा हूँ तो भी मैं बेकार ही दिख रहा हूँ। क्योंकि आदमी अंदर से इतना अंडर कॉन्फिडेंट है कि करेक्ट, उसको आप सूट भी पहना रहे हो तो वो भी वैसे लग रहा है कि इसके घर पे शादी है इसलिए पहन लिया सूट। हाँ, तो आई थिंक वो आपके काम चलने से आपके मेंटल हेल्थ से भी बहुत सारी चीजें फिगर आउट होती है। बट फाइन ट्यूनिंग तो जरूरी होती है, पैसा आता है तो आप बेटर कर सकते हैं। करेक्ट। और फिर लोग भी होते हैं आपके मैं तो आसपास जो सब मैं आपको, आप देखती हो मैं सभी लोगों के साथ मैं जाकिर भाई के साथ घूम रहा हूँ, तन्मय भाई के साथ घूम रहा हूँ हाँ, और भी लोगों के साथ घूम रहा हूँ कि भाई ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे इनसे अडेप्ट किया जा सकता है और खुद भी चीजें सीखते रहते हैं। तो हाँ। वो है मेरे ख्याल से। दोस्तों हर चीज़ में एक परफेक्ट सेटिंग होनी चाहिए, बातचीत में भी, कॉन्वर्जेशन में भी और फैंस में भी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC फैंस के बारे में। प्रीमियम डिज़ाइन, ज़बरदस्त एस्थेटिक्स और फंक्शन का परफेक्ट बैलेंस घर को खूबसूरत बनाएगा और कंफर्ट भी देगा। और घर की यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो है वो फ़ैन की स्पीड कि 3 पे रखो, नहीं यार 4 पे रखो। अब क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC की फाइन ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी बहसें हो जाएंगी ख़त्म। इसके 20+ स्पीड सेटिंग के साथ आप 3.4 या 4.6 जैसी एग्जैक्ट स्पीड चुन सकते हैं।
हर किसी के कंफर्ट का परफेक्ट बैलेंस। अब मेरा वो सवाल है, हाँ ते हंसदे हुए चेहरे दा मतलब मतलब ये ये नहीं नहीं होता ओए होए ओए सेंटी करने वाले वाह बताओ। सेंटी नहीं, हाँ मेरा कि ऐसा पहला हार्ट ब्रेक मोमेंट क्या था हाँ कि नॉन रोमांटिक मैंने देखा था उसमें नॉन रोमांटिक हार्ट ब्रेक। नहीं रोमांटिक भी बता सकते रोमांटिक तो कुल्लू, चलो बेसिक ही है, रोमांटिक तो वो मतलब मेरे को लगता सभी है का कि होता बहुत है बहुत ही यार। बेसिक है रोमांटिक। नॉन रोमांटिक भाई नॉन रोमांटिक आप बहुत, अब बात भी हमारी वहीं से चालू हुई थी 2016 या 2017 में आया मुझे एक फोन हम्म कि हम बोल रहे हैं लाफ्टर चैलेंज से, हम्म लाफ्टर चैलेंज का नया सीजन बन रहा है और आपके हमने वीडियोस देखे हैं और हम आपको लेना चाहते हैं। मैंने कहा ओ, भाई ले अब ये हो वो गया लाफ्टर खत्म। चैलेंज बचपन से लाफ्टर जिसका चैलेंज का तो नाम सुन के मैंने कहा लाफ्टर चैलेंज क्या बात कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ, लाफ्टर चैलेंज। और उस टाइम पे कॉमेडी सर्किट बहुत छोटा सा होता था सीन, तो मतलब पूरे देश भर में 50 कॉमिक्स थे हम्म और सबसे बात हो रही, सब कह रहे हैं हमको भी फोन आ गया, हमको भी फोन आ गया, ये वो बहुत बढ़िया। और उन्होंने बोला हम आ रहे हैं इंदौर हाँ ऑडिशन करने, आप ऑडिशन कर दीजिए लेकिन हमको तो आप पसंद ही हो तो आपको लेना ही है हमको। और तब तो ऐसा होता था कि भोपाल में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने अगर फोन कर दिया कि हम, जैसे मुझे नहीं पता था कि ये रेगुलर काम होता है हाँ कि फोन हाँ करके कि सर ये शो आ रहा है आप क्या, मुझे लगता है फोन कर दिया है मतलब मैं हो हूँ गया, इन हूँ, हाँ हो मतलब गया मुझे तो अब शूट पे जाना है ना हाँ कि वैनिटी कहाँ है मेरी कि मेरा तो वो था। तो मैं मतलब मैं 7वें आसमान पे मेरा था कि खत्म हो चुका है मेरा, मतलब पूरी जर्नी मेरा वो माना के मुश्किलें है, मैं कहा रील बन चुकी है भाई। मैं कहा वी हैव अराइव्ड। हाँ 1.5 साल हुआ था कॉमेडी करते हुए, उन्होंने बोला कि हमको आपकी भोपाल की टोन बहुत पसंद है और आप चाहते हैं तो उनको फ्लेवर चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला इंदौर में ऑडिशन है और आइए आप, और फिर इतने दिन से शूटिंग, और वो बात भी ऐसे ही करते हैं, वो आपको बताते ही ऐसे ही है कि ओके सो 20 से हो शूटिंग ही है तो गया है। आपका और कोई डेट्स तो नहीं है। मैंने कहा नहीं देख के बताता हूँ जबकि फोकट पड़े हुए हैं। तो मेरे को लगा कि भाई ये हो गया, हाँ भाई जो चाहिए था जीवन भर में कि हाँ लाफ्टर चैलेंज और टीवी पे आने वाले हैं और अपन कॉमेडी करेंगे और हो जाएगा खेल खत्म। और भाई मैं इंदौर गया ऑडिशन करने, तो उन्होंने बोला कि, और मेरे साथ एक और आदमी देवांश भाई, देवांश वो भी थे, उनको भी बुलाया था। तो मैं अंदर गया, उनने हेलो हाय नाम पूछा, ये वो कह रहे ठीक है जाइए। तो मैं बाहर आया, मैंने कहा क्या चक्कर है ये, परफॉर्म नहीं करवाया नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि अच्छा अब ऑप्टिमिज्म, छोटे शहर का ऑप्टिमिज्म है। दिवांश भाई मुझसे कह रहे हैं कि अरे उनको तेरे को लेना ही होगा इसलिए नहीं करवाया। मैं कहा, क्या बात है। वो और मैंने कहा आपको कह रहे हैं मेरे को तो करवाया पूरा परफॉर्मेंस, और मेरे को उन्होंने कह दिया कि तब तक कुछ बोला नहीं, कह रहे मेरे को तो करवाया उन्होंने। मैं कहा यार क्या बात है यार, कि मैं कहा मेरे को तो यार परफॉर्म भी नहीं करवाया उन्होंने, नाम वाम पूछा, हेलो आया, बातचीत करी और भेज दिया। कह रहे उनको लेना ही होगा, मतलब तेरा पहले से ही सिलेक्शन होगा, तो उन्होंने कहा कि टाइम वेस्ट क्यों करें। मैं कहा ठीक है। अच्छा आप सुनो आप। तो शाम तक, अब ये हो शाम तक इन लोगों को सबको फोन आने लगे कि अब अगला राउंड मुंबई में है और 3 दिन बाद आप मुंबई आइए। और मैं बैठा हुआ फोन के सामने कि अब आता ही होगा फोन, और तब मैं होऊंगा मतलब कितने साल का, 18 साल का 19 साल का। और मेरे मतलब उस दिन से ज़्यादा मैंने एंटिसिपेट ही नहीं किया किसी फ़ोन को, मैं फ़ोन कर रहा हूँ नहीं आया शाम तक। और मैंने क्या किया, और सबसे फर्स्ट क्या, उन्होंने बोला कि अरे अभी आएगी दूसरी लिस्ट आएगी और ये वो आएगा। मैंने फ़ोन कर दिया जिस इंसान ने मुझे फ़ोन किया था कि आपका नाम, आपको बुला रहे हैं। मैं कह यार मुझे फ़ोन नहीं आया, बाकी सबको फ़ोन कर दिया है। कह रहे सर वो नहीं होगा आपका नाम एक्चुअली, मतलब अगले राउंड के लिए नहीं होगा सिलेक्ट। मैं कहा मैं सिलेक्ट तो आपने कर लिया था। हाँ कह रहे नहीं ये ऑडिशन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तब मुझे पता लगा। और मेरे बट आसपास ऑडिशन तो लिया ही नहीं। अब वो अलग बात है उनकी, जो भी उनको नहीं लगा होगा शक्ल वकल देख के कि भाई ये प्रेजेंटेबल है जो भी है, मतलब मेरा भाई मेरे आसपास के सब लोग सिलेक्ट हो गए थे उसमें, सब लोग, मतलब देवांश भाई सिलेक्ट हुए और सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि परसों जाना है मुंबई, कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे वो। और भाई मेरी उससे ज्यादा हार्ट ब्रेक मेरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर कॉमिक्स्तान भी आए थे, कॉमिक्स्तान में भी रिजेक्ट हो गया था, वो भी हार्ट ब्रेक था। लेकिन पहला तो भाई लाफ्टर चैलेंज वाला था। और मुझे लगा कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि तब ऐसा लगता था कि भाई बस छूट गई, ये एक मौका था खत्म हो गया छाने का, ये गया, अब कुछ नहीं मिलेगा जीवन भर। ये एक आखिरी वो हम सुनते हैं ना पिक्चरों में कि ये एक पिक्चर इनको मिल रही थी, फिर इनको पिक्चर ये वाली पिक्चर से निकाल दिया गया, उसके बाद से ये कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे को लगा वो आ गया अपना गेम खत्म, कि ये मौका था एक और इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, अब गेम खत्म है। तो वो बहुत बड़ा हार्ड ब्रेक था, और लाफ्टर चैलेंज के ब्रांड का हार्ड ब्रेक था। और कोई चीज में आपको वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसको बचपन से आप मैं तपस्या करके बड़ा हुआ था लाफ्टर चैलेंज, ये सब खत्म हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद 3 साल बाद काम वाम चल गया, अभी 2 साल पुरानी बात, काम वाम चल गया ये वो। फिर मुझे फोन आया कि भाई हम जो लाफ्टर चैलेंज की रूटीन थी वो एक और शो बना रही है, लाफ्टर चैंपियन, सेम डायरेक्टर है, सेम वो है। उनने सेट की फोटो देखी भेजी, तो वो बचपन वाला सेट था जो मैं बचपन में देखता था, ब्लू कलर वो ब्लू कलर। मैं कहा कि मैं आ रहा हूँ, डन। तो मैं सिर्फ अपने आप को वो आर्क देने के लिए मैं लाफ्टर चैलेंज का एक एपिसोड करके आ गया, बढ़िया, कि वहां पे वो वाली एंट्री चाहिए राजेश श्रीवास्तव वाली, बस बाकी खत्म है।
तो ये हार्ट ब्रेक था, बहुत बुरा हार्ट ब्रेक था, मतलब उससे बुरा मुझे कभी भी नहीं लगा आज तक। हाँ क्योंकि उनने परफॉर्म भी नहीं करने दिया और उसके बाद सिलेक्ट भी नहीं किया। और तब तो छोटी छोटी जैसे अब तो दिन के 3 फोन आते हैं, उसमें से एक काम बनता है। Correct. तो अब तो आदत हो चुकी है इसकी। तब ऐसा लगता था कि एक फोन आया और इसी में नहीं हुआ और खत्म हो गई जिंदगी। और आसपास वाले सब जा रहे हैं यार ये बहुत बड़ा लेसन है वैसे, जैसे जो छोटे बच्चे हाई स्कूल और 10th और 12th फेल होने के बाद जो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड करने को, तो उनको बहुत ये समझना चाहिए कि एक चीज से कुछ नहीं होता। मतलब वो इतनी रैंडम पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी है वो। हाँ मतलब जो मतलब वही है, हमको ऐसे लगता रहता है कि ये बस छूट गई, बस हाँ। अब हमारा जो चांस था जीवन में का वो चला गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है और उसके बाद और बेटर आता है। हाँ बेटर आता है और अलग रास्ते खुलते हैं। और जैसे कि खुले और तूने कहाँ कहाँ नहीं परफॉर्म किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चल रहा है सब चल रहा है। सपनों की कोई बाउंड्री नहीं बाय अपग्रेड स्टडी अब्रॉड, क्योंकि छोटे शहर के लोगों के लिए विदेश जाना एक बड़ा इवेंट है ना लाइफ का। तो वो कैसे हुआ, क्या है उसका एक्सपीरियंस? उसमें भी इन्हीं का हाथ है बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे मैं नया बॉम्बे आया था, तो दुबई जा चुका था एक बार। तो दुबई को मैं विदेश नहीं मानता हूँ, मतलब दुबई सेम बात जाकिर भाई ने बोली। दुबई तो मतलब मैं नहीं मानता दुबई को। मतलब मैं पहली बार दुबई गया, मैं इतना ज्यादा मेरा दिल टूटा ना, मैं उतरा, मेरे को लगा आप विदेश का एक्सपीरियंस लेके जाते हो कि भाई विदेश जाएंगे, ये होगा वो होगा। और मैं एयरपोर्ट से उतरा, बाहर निकला, एक आदमी कह रहा है सर कहाँ जाएंगे। मैं कहा यार ये क्या बात है, ये क्या था, हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ मुझसे यार, अरबी करो, मैं ट्रांसलेट करूँ कुछ। कह रहे नहीं बैठ जाओ चुपचाप टैक्सी में। हम लोग दुबई गए थे तो हमने मतलब दुबई में आप टैक्सी में बैठते थे बिना सोचे हिंदी में बोलना चालू कर सकते हो और जवाब आ जाएगा। तो दुबई गया था, दुबई में हो सकता है अंग्रेजी में वो ना समझे। फिर ये भी एक बढ़िया किस्सा, मेरा एक फ्रेंड है पुराना, तो उसने बोला कि भाई हमारे 2 दोस्त हैं, वो लोग लीड्स में पढ़ रहे हैं, एक दोस्त है लड़की और एक लड़का दोस्त। उनने बोला कि हम लीड्स में पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि तब तक मुझे कोई शौक नहीं था ट्रैवलिंग का, मैं शौक ही नहीं, बचपन से पैसे ही नहीं थे तो क्या शौक, ट्रैवलिंग का कोई शौक ही नहीं था। तो उन्होंने बोला हम लोग जा रहे हैं यूरोप बैकपैक ट्रिप करेंगे सितंबर में, समर्स में, तो तू आ रहा हो तो आ जा। तब तक थोड़े से पैसे आ गए थे, तो यार ये तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं, और ये इनके साथ भी आएंगे तो मजा भी आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमने प्लानिंग करी खूब, 1 महीने तक प्लानिंग करी है वो। मैंने सब यहाँ पे बॉम्बे में गाना चालू कर दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ यूरोपियन समर्स, मैं यूरोप जा रहा हूँ। आखिरी टाइम में वीजा अप्लाई कर दिया, मेरा वीजा आ गया, इन दोनों का वीजा ही नहीं आया। जिन्होंने प्लान मेरे को बनाया था, जिनका प्लान था, जिनका एक्चुअल प्लान था, उनका वीजा ही नहीं आया। मेरा वीजा आ गया। और मैं यहाँ पे इतने लोगों को बोल चुका था कि अगर मैं नहीं जाता तो वो दचड़ देते मेरे को कि तुम साले 1 महीने से हमको जला रहे हो कि यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, आईफल टावर के ऊपर बैठ जाऊंगा। ये मैंने कहा भाई मैं पहली बार जिंदगी में, मैंने कहा सोलो ट्रिप करते हैं और सीधे विदेश की देखी जाएगी वहाँ क्या होता है। और मैं कुछ ना, तब तक मैंने कोई या बाहर के क्विजीन नहीं खाए थे, मैंने कुछ आज तक किसी विदेश में, मेरे आसपास वाला कोई भी नहीं गया। आप लोग गए थे और इन लोगों ने मैंने इनसे बोला कि अकेले जाना, कह रहे चले जाए वहाँ बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। गोपाल जी ने बोला तेरा दिमाग फट जाएगा वहाँ जाके। और एक्चुअली मैं जब पहली बार मैं पेरिस में उतरा हूँ भाई साहब, ओहो, मतलब फिर तब से तो मेरा यूरोप प्रेम मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया है, मतलब। और वो पहली ट्रिप, आप पहली बार लेबनीज खाना खाने की कोशिश कर रहे हो, अकेले घूम रहे हो। हम लोगों के लिए तो फॉरेन मतलब अभी भी वही है कि अरे ये कुछ अलग चीज है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि पहले मैं फॉरेन में कहीं उठूंगा तो कुछ अलग होगा, मतलब इट्स नॉट दिस लाइफ। तो वो है, तो वो पहला ट्रिप था यूरोप का। मैं बहुत 10-12 सिटीज घूमा, 7 कंट्रीज घूमा, सुबह उठता था बसों में, गाँव में, खूब मजा आया, बहुत मजा आया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कुल्लू, हम जैसे जो छोटे शहरों में ऐसी चीजें जो हमें देखते हैं, मतलब हमें कुछ नहीं लगता कि हमें लगता है क्या ठीक है, सामान्य जीवन चल रहा है, पर बहुत सारे लोग हमको देखते हैं कि यार कुल्लू जैसा जीवन हो जाए। तो ऐसे लोगों को, और जो कभी नहीं गए विदेश, तो ऐसे लोगों को क्या तेरी एक राय या क्या कहना चाहेगा ऐसे लोगों को, छोटे शहर के जिनके उम्मीदें हैं, जिनकी आशाएं हैं? मैं कह रहा हूँ सारे जो हम लोग जो होते हैं ना, कि जैसे हमारे शहर में मॉल नहीं था जब मैं बड़ा हो रहा था, बहुत मैं बड़ा हुआ तब डीबी मॉल बना, तो और 5 स्टार होटल्स नहीं थे, ठीक है। तो हमको बचपन से लगता रहता है कि ये सारी चीजें, ये सारी जगहें हमारे लिए खुली नहीं है, कि मतलब हम तो जा ही नहीं सकते, कि भाई पाम जुमेरा में हमको तो जाने ही नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत टाइम तक लगता था कि बहुत सारी चीजों में, जैसे अभी भी हमको लगता है कि हम कोई भी ऐसी बड़ी जगह पे जाते हैं तो हमको ऐसा अंदर से लगता है कि हम अनवांटेड हैं, कि ये हमको, जबकि ये सारी जगह जो है हम सबके लिए है। मतलब मुझे लगता है कि बड़े बड़े होटल्स जो हैं, सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट जो हैं, सारे बिजनेस क्लास फ्लाइट जो हैं, वो हमारे लिए ही बनी हुई हैं। वो मैं तो और उसमें हूँ कि वो हमारे इंतजार में है। आई रिस्पेक्ट दैट स्वीट मोर देन
जो जो सिल्वर स्क्रीन लोग regular है। बड़े हुए हैं कि करेक्ट, मैं घुसूंगा तो मैं एक एक चीज तुमने लिलीज कहाँ पे लगाए हैं सारी चीजें देखूंगा। और तो मैं जि- अप्रिशिएट करूंगा ज्यादा। तो जितने लोग अभी तक नहीं जा पाए हैं ऐसी जगहों पे, आई थिंक यू शुड एस्पायर, और आपको मेहनत करनी चाहिए इस बारे में। और ऊपर से मैं तो कह रहा हूँ यूरोप, लोगों को लगता है कि फॉरेन बहुत महंगा है या बहुत वो है, मतलब ये थोड़ी प्रिविलेज साउंड करेगी, बट अगर आप थोड़ा सा सेव कर लें, उतना महंगा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा खाना वाना प्लानिंग अगर कर थोड़ा ले। प्लानिंग करके अगर आप जाएं, तो बैक पैकिंग आप ट्रिप करें, थोड़ा हाँ, बसों में घूमें। मैं तो खूब पैदल चलाऊं, बसों में घुमाऊं, लिफ्ट ले लें, वो सब काउच सर्फिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं, लेकिन जाना जरूर चाहिए आपको। जाना मतलब जरूरी है। और मेरा है कि उसका आरओआई आय बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब क्योंकि उसका मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आप घूम के समझते हो, वो, हाँ, वो आप कभी किसी किताब से नहीं नहीं समझ समझ पाओ। सकते। जब सही बात। जब जैसे आप जब जाते हो जर्मनी, वो जो समझ आपको आती है वो कोई किताब नहीं बता सकती। और एज एन आर्टिस्ट तो मैं मानता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट तो जो आपकी इमेजिनेशन खोलने का काम करता है ट्रैवलिंग, कि आप फिर इमेजिन कर सकते हो प्रॉपर, कि आप अगर आप वॉर की स्टोरी लिखोगे और आपने देखा है एक पूरा वॉर का, आपने वो किया है, म्यूजियम देखा है, तो आपको एग्जैक्टली यू कैन इमेजिन कि भाई किस तरीके के लोग होते थे उस टाइम पे, क्या होता था। तो मुझे लगता है ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। और वही जितने लोग, मुझे लगता है कि जो छोटे शहर से आते हैं और जिनके पास आसपास चीजें नहीं है, मतलब पैसों की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल चीजें नहीं थे, 5 स्टार होटल आपके शहर में है ही नहीं, तो आपको हमेशा से लगता है कि वहाँ पे कुछ अलग पूछते हैं, कि वेटर इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या जवाब देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी जगह हमारे लिए है। पूरी दुनिया में लोग बाग लैंग्वेज बैरियर से जूझ रहे हैं, कि भाई हम स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी, वो फ्रेंच जर्मन में लड़ रहे हैं पूरे टाइम, कि करेक्ट, जर्मन इंसान फ्रेंच नहीं बोल पा रहा, फ्रेंच इंसान जर्मन नहीं बोल पा रहा है, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो हमको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। बट पूरी दुनिया में ही चल रहा है पूरी भाई। दुनिया में। जापानी आदमी जा रहा है इंग्लैंड, वो भी नहीं बोल पा रहा है, तो वो करेक्ट, भी बेचारा टूटी फूटी इंग्लिश ही बोल रहा है ना, कोई सब करेक्ट, लोग फ्लुएंट थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब ये हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है। बाकी तो बाहर तो सब लोग, मतलब आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं कोई मानेगा, जज नहीं करता। कोई जज नहीं करता। छोटा सा गिफ्ट है, ओहो, क्या बात। और इसमें तेरे साइन चाहिए। ओहो, वाह, वाह भाई, बाहर पढ़ने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन फीस, एप्लीकेशंस और वीज़ा देख के प्लान ही पोस्टपोन्ड हो जाता है। अब अपग्रेड स्टडी अब्रॉड का पाथवे प्रोग्राम इस प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन लेकर आया है। डिग्री की शुरुआत आप इंडिया में करो, बाकी इंटरनेशनल कैंपस में। इससे कॉस्ट भी मैनेज हो जाती है और ग्लोबल एक्सपीरियंस भी मिलता है। और तो और पेपर वर्क से लेके वीज़ा तक अपग्रेड आपके साथ रहता है। तो सपने मत बदलो, बदलो उन तक पहुंचने का तरीका। अच्छा, एक चीज़ और मैंने कुल्लू ये ऑब्जर्व की है कि तेरे को चीज़ों का, छोटी छोटी हाँ, चीज़ों का बड़ा शौक है। हाँ, 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 जैसे तूने कॉफ़ी मशीन खरीदी हाँ, है, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉफ़ी हाँ, मशीन है, या वो खरीदा है। वाइनल प्लेयर, हाँ, हाँ, बहुत सुंदर है वो भी, उसकी क्या सुंदर आवाज़ है। हाँ। तो ऐसा पहला कौन सा गिफ्ट जो तूने कॉन्शियसली कहा कि ये मैं अपने लिए खरीदूंगा अपने पैसे से? ओ भाई, बड़ा टीवी, बड़ा टीवी। बड़ा टीवी। इंदौर में मैं था और मैं पहली बार अपना कमरा लेके रह रहा था इंदौर में अकेले। हाँ, वरना तो पहले आप घर में रहते तो घर में लिविंग रूम में टीवी लगा रहता था। हाँ, इंदौर में मैंने अपने बेडरूम में टीवी लगाया था, मतलब अब वो बड़ा घर था, उसमें अब रूम में रहता था मैं अपने। मैंने सबसे पहले बड़ा टीवी लेके आया था मैं। ओहो, 45 इंच का था वो शायद। और मतलब भाई उस टीवी ने, वो अभी भी मेरे घर में लगा हुआ है वो, अच्छा, ऊपर वाले कमरे में। और भाई वो उस टीवी ने मुझे इतना सुख दिया है, मतलब टीवी इतना अंडररेटेड चीज है। हाँ, टीवी क्योंकि सब लोगों के घरों में रहता है तो हम टीवी की उतनी वैल्यू नहीं करते। हाँ। टीवी ने भाई, मतलब मैं उस टीवी से इतना प्यार करता हूँ। मेरे घर पे जो अभी टीवी लगा हुआ है, मेरे को इतना प्यार है तो टीवी तू से। भोपाल से ले आया यहाँ? वो इंदौर से भोपाल गया वो टीवी, हाँ। फिर इंदौर से भोपाल से मुंबई आया। और अब वो मेरे लिविंग रूम में तो दूसरा टीवी है, दूसरा है, हाँ। मेरे बेडरूम में वो टीवी लगा हुआ है अभी तक, और मैं अभी तक उस टीवी पे देखता हूँ चीजें। मेरे को वो टीवी से इतना प्यार है। हाँ, मेरे को लगता है कि एवरीबॉडी शुड, जिसको भी मूवीज देखने का शौक है, हम लोग इतनी पिक्चरें देखते हैं, जिसको भी मूवीज देखने का शौक है, बड़ा टीवी होना जरूरी है भाई। मेरे को बचपन से शौक था कि एक बार बड़ा टीवी तो चाहिए अपने। हाँ, बड़ा टीवी, और फिर मैंने वो लिया रिक्लाइनर, जो रिक्लाइनर होता है, जो साइड से खुलता है, फ्रेंड्स वाला। हाँ, फ्रेंड्स वाला। देख कर लगता था यार ये क्या गजब चीज है। आई थिंक वो दोनों मेरे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं कंफर्ट पे बहुत ज्यादा स्पेंड करता हूँ। मुझे लगता है कि बैठने वाली चीजें जो है, हाँ, वो सारी अच्छी होनी चाहिए। वाह, कि लोगों को ऐसा लगता है कि गद्दा हुआ है, मैट्रेस है, या हाँ। फिर कुर्सियां हैं घर में, जो कुर्सियां हैं वो एब्सोल्यूट कंफर्टेबल होनी चाहिए, कि आप फिर उस पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठो। करेक्ट। तो वो मैं काफी ज्यादा हमारे एक टीचर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते थे कुर्सियों के बारे में। कहते थे कि हर कुर्सी का एक स्टेटमेंट है। जैसे एक कुर्सी होती है जो कहती है कि थोड़ी देर बैठो और निकलो, काम पे निकलो। हाँ, एक कुर्सी होती है जो कहती है अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो आराम से, थोड़ा अभी आराम करो।
एक कुर्सी होती है जो कहती है बिल्कुल अलर्ट रहो, हाँ हाँ, है सही ना? बात है, तो ऐसा बिल्कुल। वो कुर्सियों के अलग अलग स्टेटमेंट है। मैं तो बड़ा मानता हूँ कि भाई कुर्सियां तो हमेशा अपने घर घर पे घर वाली कुर्सियां हमेशा अच्छी होनी चाहिए कि भाई हाँ लोग आए बैठे। सारा फर्नीचर मैं अपने लिए लेता हूँ मेरे नाइस। काम आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है खुल के खेल सेगमेंट, पावर्ड बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी। पहला डेट अगर कुछ याद है, डेट पे पहला क्या? डेट, अरे हाँ हम भोपाल में रहते थे तो भोपाल में तब क्या बोलते थे कि तो हम लोग कोचिंग जाते थे। 9th या 10th की बात होगी, 14-15 साल का। तो तब 14-15 साल में ही आपको थोड़ा समझ आता है ये कि अच्छा ये कुछ अलग मामला है, ये मतलब आप किसी से बात करके एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो एक पहले अलग झुरझुरी होती है झुरझुरी है शरीर और में। मतलब वो उसकी जो आवाज, मतलब वो एक इतना बेसिक वो है ना, आप हाँ डिस्टिंक्शन कि आपको उससे पहले वो जो सॉफ्ट आवाज है, फेमिनिन आवाज जो होती है, वो इतनी खराब लगती है जब तक आपके हार्मोन हार्मोनल हार्मोनल तब तक आपको लगती है कि क्या है यार ये आवाज, अजीब सी। लेकिन जैसे ही वो अंदर से आपको हिट होता है वो आवाज, आपको लगता है कि ये वो इससे म्यूजिक हो जाती इससे मीठी तो आवाज ही नहीं दुनिया में भाई। कि मतलब भाई वो ट्रांजिशन, मतलब जब से आपको वो फेमिनिन आवाज अच्छी लगने लगे, मतलब भाई आपका गेम खत्म है। खत्म है अब, हाँ। भाई उसने पेन मांग लिया, आप दिन भर वो उसका पेन मांगने का तरीका आपके दिमाग में घूम रहा बज है रहा है। कि ये फोनेटिक्स या लगे कि ऐसे। तो मेरे लड़का, और मैं बॉय स्कूल में था, हाँ तो मैंने तो वो आवाज ही नहीं सुनी थी अपने जीवन भर कि वो फेमिनिन आवाज। जब मैं कोचिंग जाने लगा वहां पे, जब लड़कियां साथ में आती थी तो हमारी बेसिक डेट होती थी सबसे पहले कि भाई कोचिंग से नीचे उतरे, हाँ और वो अब कहीं जाके बैठ नहीं सकते, इतने पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो नीचे पूरे मार्केट में हम वॉक करते थे कि आप जिससे भी आपको बात करनी है आप वॉक करिए पूरा पूरा। अगर आपके पास पैसे हैं तो एक्लेयर्स जो होती है ना, जो फ्रेंच जो हाँ, डेजर्ट पेस्ट्री। है, हाँ पेस्ट्री, वो एक्लेयर। हाँ आमिर बेकरी है बिट्टन मार्केट, वहां में मिलती थी एक्लेयर्स। तब मिलती थी 27 रुपए की, 27 रुपए, और वो सॉलिड एक्लेयर्स है। मतलब इवन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फ्रांस में उतनी अच्छी एक्लेयर्स नहीं खाई, वो ताबड़तोड़ एक्लेयर्स, क्योंकि वो फ्रांस वाले थोड़ी कम क्रीम वगैरह डालते हैं, मतलब वो थोड़ा ढंग की बनाते हैं। हाँ भोपाल में तो भाई वो इतना मोटा चॉकलेट का, पीछे नीचे ब्रेड की लेयर, ओए होए ऊपर होए। चॉकलेट की लेयर, और अंदर क्रीम, चॉकलेट क्रीम। तो वो इतना मोटा 27 रुपए का एक्लेयर्स, और वो आप लें और बीच में से कटवाएं उसको, हाँ, और आधा आपकी आधा डेट, खाएं। आधी आपका डेट, और वो और एक्लेयर्स वाली डेट होती थी भाई साहब। और तब तो यही सब बातें होती थी कि भाई जीवन में क्या है। उस टाइम भी ये होता था कि पहले आई लव यू बोल दिया, फिर बात करनी चालू करी। पहली बात हुई आई लव यू, हेलो। जबकि अमेरिका में बिल्कुल उल्टा चल रहा है हाँ। कि सब कुछ हो गया फिर आई लव यू, फिर सोच और रहे वो हैं। डरते भी हैं कि ही सेड आई लव यू टुडे। वो डर जाते हैं, उनका ये कि सब हो लिया, हाँ। सब डेट पे चले गए, हो गया सब कुछ, हाँ। तो क्रियाकलाप मुझे लगता है कर्म। वो जो हमारे कोचिंग के नीचे वॉक करने वाली डेट, कोचिंग का बस्ता पहन के, हाँ। इससे अच्छा कोई शक भी नहीं कर रहा, लोगों को लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स ही हैं ये वो। तो आपस आप में। भोपाल छोटे शहर में ये भी होता है ना कि कोई दूर से किसी ने देख लिया हाँ हाँ कि भाई ये, आप प्रॉपर डेट वाले माहौल में कहीं बाहर नहीं जा सकते सवाल ही लोग, नहीं है, तो हाँ। वो है कि ये बिल्कुल सेफ माहौल है कि भाई थोड़ा सा घूम के आप थोड़ी सी बातचीत कर लो, मतलब ग्रुप से थोड़ा सा निकल जाओ, बात कर लो, फिर वापस आ जाओ। तो वो तो होता था। जब पता होता था कि हाँ। आज ये होने वाला है, तो हाँ। उसकी कुछ तैयारी होती थी? तैयारी मतलब यही है कि क्या बात करनी है, वही 10 बार आप सोचो कि भाई कोई ढंग की बात कर दो, गाली नहीं दे दो बीच बात में, क्योंकि तब तो गाली इतनी फ्लुएंट रहती थी, मतलब अभी हमारी इतनी फ्लुएंट है तो तब तो सीखी ही थी बोलना, तो भाई उसके सामने निकल जाए गाली, कोई फालतू बात नहीं कर दो आप। तो ये है कि क्या बात करो, उस टाइम पे होता है कि अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, तो वो है चक्कर। बट मैं तो मोस्टली सुनता ही था, मेरे को तो वो आवाज ही बहुत पसंद होती थी, तो मैं कहा आप बोलो मैं सुन रहा हूँ बस। तो मैं कह रहा हूँ जब ये पता चला कि ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट है, हाँ 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 बिल्कुल, तो ग्रूमिंग से फिर कॉन्फिडेंस आया वो वाला कि अब भाई खुल के खेल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि भाई मतलब ये जो हम बचपन से सुनते थे कि भाई शेर का भी मुंह नहीं धोता, ये सब फालतू बातें कि धोना चाहिए, मतलब वो शेरनी से पूछना चाहिए ये बात कि धोना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है एवरीबॉडी शुड बी। ये तो हमारे जो बचपन में जब कोई ऐसे बोलता था ना, शेर कोई मुंह नहीं धोता, तो हमारा एक सीनियर होते थे, वो बोलते थे मुंह तो कुत्ते भी नहीं धोते भाई, शेर का ही क्या है इसमें। तो भाई मुझे लगता है कि प्रॉपर भाई ग्रूमिंग सबको करनी चाहिए, प्रॉपर लोगों को अपने आप का ध्यान देना चाहिए, अपने आप पे थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, और मतलब मुझे लगता है कि उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुझे तो इतना छोटा भी लगता है, जैसे आपने कोई नई शर्ट खरीदी है ना और पहली बार पहनी है, तो अपने आप ही एक अंदर से आता है कि आज तो भाई आज अलग बात। हाँ हाँ। और मैं कहता हूँ कि मतलब आपको एक आदमी याद होगा, छोटे शहर में एक आदमी होते हैं जिनका कोई काम वाम नहीं चलता, उनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी कोई अच्छी नहीं रहती, आपको पता है ये बिल्कुल फोकट है, लेकिन वो घर से एकदम टिप टॉप होके निकलते हैं कि मतलब अगर वो व्हाइट कपड़े पहन रहे तो व्हाइट एकदम क्रीज बनी हुई प्रेस्ड,
और कुछ नहीं कर रहे, पांठेले पे खड़े हैं। लेकिन मांग काली हुई, दाढ़ी बनी हुई, और आप देख रहे हो कि यार क्या कॉन्फिडेंस है इस आदमी में यार। तो मुझे लगता है कि भाई मेरे को तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, कि हाँ। जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर आप अच्छे से नहा धो के तैयार हो गए, अपने आप को बढ़िया स्टाइल करके घर से निकल रहे हैं, जितना आपकी क्षमता है उसमें, करेक्ट, आप इत्र लगाएं जो लगाएं, आपको जो जैसी दाढ़ी बनाना है वैसी बनाएं, आप निकलते हैं तो एक हल्का सा कॉन्फिडेंस अलग आता है। करेक्ट। और क्या है, पूरे हम सब की लड़ाई यही है ना कि समाज में लोग हमें पसंद करें। हाँ, सही बात तो है। अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से बन ठन के रहोगे तो लोग आपको एक बेसिक तो पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ लोग ना करें, आप तो अपने आप आप को खुद करोगे, तो- आपको खुद को मजा आना चाहिए निकलने में। क्या बात मैं है। कह रहा हूँ घर से निकलो, आपको मजा जाए कि भाई आज बढ़िया आदमी निकला है घर से बाहर। हाँ, बस बेसिक वाह। वही है, तो लोग तो ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सही। नहीं, लेकिन बट लोग भी पसंद ही करते हैं, आप ऐसा अपने नहीं आप है को कि पसंद करोगे, लोग तो पसंद लोग करेंगे, करेंगे ही बिल्कुल। करेंगे। हाँ, ग्रूमिंग। ये है असली साहब। दोस्तों, अब वो पुराना जमाना गया कि आप अपने ग्रूमिंग पे ध्यान ही ना दें। देना तो चाहिए, नया जमाना है, और अगर आप अच्छे लगोगे तो खुल के खेल सकोगे। तो बॉम्बे शेविंग कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करो और खुल के खेलो। अब काफी चीजें पहली बार हो चुकी हैं जीवन में। हाँ। पहली गाड़ी आ गई, गाड़ी आ पहला गई। स्पेशल भी आ गया। स्पेशल आ गया पहला। वाह, दोस्तों और बड़ा बहुत है। अच्छा चल रहा है। अरे थैंक यू बहुत अच्छा है, मतलब मजा आ गया मुझे। मैं तो अभी गया था हाँ। ट्रैक पे, तो मैं वहां यही याद कर रहा था, क्योंकि मैं गया और रास्ता टूट गया। तो मैंने कहा कुल्लू का स्पेशल मेरे साथ हो रहा है रियल लाइफ में। तो वो स्पेशल अच्छा चल गया। मम्मी को लेके गया यूरोप में, तब वो बहुत था कि मम्मी बचपन से, मतलब मुझे तो बाहर पेरिस वेरिस का कुछ ज्यादा शौक भी नहीं था। मैं तो पूरा देसी आदमी, प्रियदर्शन की पिक्चरें, डेविड धवन पिक्चरें, राजू श्रीवास्तव, तो मेरे को तो यही सब शौक। मम्मी बचपन से पढ़ती थी डैन ब्राउन की नॉवेल्स, और उनको बहुत डैन ब्राउन की नॉवेल्स, और इतनी नॉवेल्स पढ़ के उन्होंने मेरे दिमाग में इतना डाल दिया। डा विंची कोड। हाँ, डा विंची कोड, इन्फर्नो, ये सब बचपन में पढ़ती थी हिंदी में। और भाई उनको इतना शौक था लूव्र म्यूजियम का और पेरिस का, और वो बताती रहती थी कि पेरिस में छोटी छोटी गलियां होती हैं और कॉफी शॉप्स होते हैं और बुक स्टोर्स होते हैं। मैं कह रहा था कि आप गई हो कभी? कह रही नहीं हमको पता है बस। तो तू लेके गया पहली बार? फिर मैं भी लेके गया उनको 20 साल बाद। मतलब वो पहली बार तू ही विदेश मैं लेके गया। पहली बार मैं लेके बात गया है। दुबई भी लेके गया था उनको। दुबई में तो फिर दुबई, फिर वही है दुबई। फिर मैं उनको पेरिस लेके गया, पेरिस और स्विट्जरलैंड। और बचपन में मम्मी, मतलब आप इतनी बातें ऐसे बोल देते हैं कि मम्मी, बचपन में मम्मी जब ऑफिस जाती थी या कहीं मार्केट जाती थी, तो मैं बोलता मम्मी कहाँ जा रही? तो कहती थी हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो फिर मैं उनको बिना बताए स्विट्जरलैंड लेके गया कि भाई उनको मैंने सुबह उठ के, उन्होंने पूछा, मैं ट्रेन में बिठाया उनको यूरोप में, कह रही हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्या बात है। तो वो है, तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे जीवन के, मतलब हाई इसमें से एक है जब मैं माता जी को लेके गया और फ्रांस के एकदम छोटे छोटे गाँव में। और थोड़े दिन बाद तो अडेप्ट हो गई मम्मी, तो वो भी बिल्कुल कॉफी मंगा रही है, जाके पिज्जा मंगा रही है रेस्टोरेंट में। तो बहुत मजा। तो वो मतलब पहला में सब जो पहला नाम है, आई थिंक वो पहली विदेश यात्रा जो मैंने अपनी माता जी की कराई, वो सबसे बड़ा पहला है मेरा। वाह, बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। बहुत बढ़िया। मैं भी अपने पिताजी को पहली बार लेके गया था लंदन। ओहो। हाँ, लेकिन वो अपने घर में इतना वो था ना, उन्होंने अलार्म लगाया था लंदन में। हाँ। उस टाइम का जब हल्द्वानी में पानी आता है। और वो फोन करते थे मेरे बड़े भाई को कि अरे सुन, वो टंकी का वो खोल दे। तो मैंने बोला यार क्या कर रहे हो? बोले अरे नहीं यार, वो पानी इन लोगों को याद तो रहता नहीं है, फिर पानी खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये है। तो कुल्लू, अब मुझे लगता है हम काफी हमने बातचीत कर ली। अब मुझे बता कि ऐसा और क्या रह गया है जो पहला अभी करना है, बकेट लिस्ट में है कि यार पहली बार अभी ये नहीं किया पहली बार? यार मुझे लगता नहीं है अभी तक ऐसा कुछ रह गया है। पहली बार शादी नहीं करी अभी तक। मतलब वो भी कर लेनी चाहिए। हमारे एक टीचर कहते थे कि टाइम पे शादी कर लो, क्योंकि फिर डिवोर्स के लिए भी तो टाइम लगेगा। तो वो रह गया है। और बट वो करनी है क्या, मतलब जो इच्छा है वो तो मेरी संगत इस तरह के लोगों से है कि मतलब मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये लोग मेरी शादी होने देंगे। जाकिर भाई, तन्मय भाई, गोपाल जी, कोई मूड में नहीं लग रहा। तो हाँ, मतलब अभी ऐसा सोचा नहीं, बट देखी जाएगी, अगर मन हुआ तो कर लेंगे। नहीं, बट जो करना है ऐसा मतलब ऑफ कोर्स मेरे को लिखने का शौक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पिक्चरें लिखी हैं वो आ जाए। मतलब मेरा एक्टिंग का डेब्यू पहले हो गया, और जो राइटिंग का मेन काम है उसकी पिक्चरें आ नहीं पाई। तो मैं उम्मीद में हूँ कि पहली पिक्चर एज अ राइटर आ जाए, तो वो है। डायरेक्ट करने का मन है? नहीं साहब।
मेरे को मेरी जो है सैनिटी और मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी है। मैं डायरेक्शन वाली जैसी कोई भी चीज के दूर में नहीं जा दूर दूर तक नहीं छू। अब अटल जी ने कहा था ना, मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करता, तो मैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। क्यों? मैं अरे सर डायरेक्शन वो मतलब वो टेक्निकल चीज है, उसमें लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट आपका है, उसमें क्रिएटिव डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का काम है, लोगों को मैनेजमेंट, आपको टीम सिलेक्ट करनी है, कौन को हायर करना है, कौन को क्या करना है। और हमारा ये है कि पहाड़ों से लिख के भेज दिया एस्ट्रोनॉट बनता है तो बनता है, अब वो तुम देखो। अब डायरेक्टर को देखना है कि एस्ट्रोनॉट यहाँ बनाएंगे कि फिल्म सिटी में बनाएंगे कि कहाँ बनाएंगे, कौन आदमी बनेगा, फिर उसके बाद शूटिंग करने के बाद वो एडिट करोगे, आपको इसका सही लग रहा है उसका सही लग रहा है। मैं देखता हूँ डायरेक्टर्स को, मतलब जिन प्रोडक्ट में मैंने काम किया है वो डायरेक्टर्स तो बेचारे मतलब नमन है भाई, कठिन काम, प्रॉपर काम है वो, फुल टाइम काम है वो, उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। हाँ मतलब आप एक अगर फिल्म या कुछ अगर फिल्म डायरेक्टर तो 2-2.5 साल आप कहीं नहीं गए, हाँ कुछ नहीं और नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी बातें हो गई, मजा आ गया। तो आदित्य कुलश्रेष्ठ, एक वाह, बार जोरदार तालियां। धन्यवाद साहब, थैंक यू थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो इसमें तो तेरे को होना ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही इतनी बातें करते हैं दिन भर। हम लोग आज जो मैं बात कर रहा था कि जो डेट पे जाते हैं कि भाई जबान को कंट्रोल करना है, आज भी वही था कि हम लोग जो नॉर्मली बातें करते हैं वो नहीं करते हैं। करेक्ट, बट आखिरी हो जाएगा वरना। ठीक है साहब, मजा आ गया। मिलते हैं सीजन 2 में मिलते हैं इसके, और फर्जी मुशायरा के भी। यस लेट्स गो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।